अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक। हमारी डिस्कशन का आगाज़ चैप्टर नंबर 6 से हो चुका है। सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 6 राइट नाउ। हमने चैप्टर नंबर 6 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि चैप्टर नंबर 6 का कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 6 की बेसिक्स आपके लिए थोड़ी सी नई है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने फ्लूइड के मोशन के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। आपने पढ़ना है कि फ्लूइड कैसे ट्रेवल करता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या। हमने बड़ी सिंपल बात से अपने लेक्चर का आगाज़ किया था। विस्कोसिटी क्या होती है, फिर हमने ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे आया था जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है दैट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, अ वेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अभी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे? The very first thing that you will do you will write its definition। वो definition जो मैंने आपको last time लिखवाई थी, the maximum uniform velocity when the weight equals to the drag force, कि भाई वो maximum velocity जब weight और drag force आपस में बराबर हो जाएं उस वक्त जो velocity होती है that is called as terminal velocity। So definition लिखी, definition के बाद what you will do, you will write its explanation। explanation में आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो मैंने इस वक्त ड्रॉ की हुई है। वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए एक ड्रॉपलेट की ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स है, नीचे की तरफ वेट है। आप कहेंगे भाई ये कब पॉसिबल है? ये उसी वक्त पॉसिबल है कि जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाएं। तो मैंने यहाँ से अपनी बात का आगाज़ किया था, जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल है उस वक्त जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट है, वो क्या होगी? इट वुड बी इक्वल्स टू W माइनस एफ डी, बोले तो ज़ीरो। सो ऐसे सिचुएशन में दैट बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, यहाँ से उसके बाद आगे जाएंगे, दैट बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस वक्त वो बॉडी है, वो ड्रॉपलेट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। वो जो उसकी वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है जी। सो ये बात तो हमने थोड़ी सी पहले डिस्कस कर ली, ये बात हमारे जहनों में आ गई। अब हमने क्या करना है, ज़रा इससे आगे चलिएगा। हमने इस टर्मिनल वेलोसिटी की, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू, उसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर होंगे। तो हम अपनी डेरिवेशन का आगाज़ यहाँ से ही करेंगे। एक्सप्लेनेशन में फिर हम कहते हैं कि यार ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो गया है, तो ड्रैग फोर्स इज 6 पाई ईटा आर वी दैट इज इक्वल्स टू एम जी। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब v आपको चाहिए तो v को एक तरफ रखिए, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ ले जाइए। v इज इक्वल्स टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। इसे जो आपके सामने लिखी हुई है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इक्वेशन नंबर 1 एक बहुत अहम रिजल्ट आपके सामने शो कर रही है, गौर कीजिएगा ज़रा। दिस इक्वेशन नंबर 1 शोज, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा, इक्वेशन नंबर 1 जाहिर करती है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, दिस टर्मिनल, इसको वीटी लिख दिया, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये टर्मिनल वेलोसिटी गिरने वाले कतरे, गिरने वाले ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तो भाई गिरने वाला ऑब्जेक्ट भारी निकला, गिरने वाला ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हुआ, तो वो हाई वेलोसिटी के साथ गिरेगा, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ गिरेगा। बड़ी कॉमन एग्जांपल इसकी आप लोगों ने देखी भी है। आप ऐसा करें, एक प्लास्टिक का बहुत छोटा सा टुकड़ा फाड़ें और छत पे खड़े होकर उसे छोड़ दें, वो बड़े मज़े से झूमता हुआ नीचे आएगा। शायद वो गिरते हुए 5 या 6 सेकेंड्स भी लगा दें। जबकि अगर आप छत के ऊपर खड़े हों तो एक पत्थर का टुकड़ा, पत्थर पकड़ के नीचे फेंके, वो शायद लेस देन 1 सेकेंड में नीचे गिर जाए। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? जिसका वजन, जिसका मास ज़्यादा है, वो इस फार्मूले से साबित हुआ। लेकिन इस फार्मूले में एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इस फार्मूले का फ्लॉ ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एम जी 6 पाई ईटा आर। आप इस फार्मूले में ईटा तो लगा लेंगे, जी आपको पता है क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यू डू नॉट नो द मास ऑफ दैट ड्रॉपलेट, आपको उस ड्रॉपलेट का मास नहीं पता। आप उस ड्रॉपलेट का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास इज अननोन। सो मास कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 में से m को निकालना पड़ेगा, m को एलिमिनेट करना पड़ेगा, m से जान छुड़वानी पड़ेगी। अब आप m से जान कैसे छुड़वाएंगे? m से जान छुड़वाने का तरीका है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। छोटे होते बचपन में पढ़ा था कि जनाब
डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, याद होगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए तो ये बनता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू m ओवर, दिस इज कैपिटल V, ये कैपिटल V, ये बड़ा V है, वेलोसिटी के लिए स्मॉल v है, वॉल्यूम के लिए कैपिटल V है। तो भाई ये मास किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू कैपिटल V बोले तो वॉल्यूम। अगर मैं थोड़ा सा नीचे करके क्लियर करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास इनटू कैपिटल V यानी वॉल्यूम। नाउ दिस इज द ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सफेयर है, इट इज अ सफेयर। सो फॉर सफेयर वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू। सो मैं वहां पे अगर वैल्यूज पुट करूं डेंसिटी के लिए, सो दिस डेंसिटी विल बिकम मास इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। सो मेरे पास डेंसिटी, आई एम सॉरी मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर गया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जल्दी जज्बाती होने में मास की वैल्यू निकालनी थी। मास वुड बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो मास वुड बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये बनना था फॉर्मूला। सो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। सो लेट्स पुट इट हियर 4/3 पाई आर क्यूब। सो हमारे पास मास की वैल्यू आ गई। सो इस वैल्यू को जो मैंने यहाँ पे फाइंड की मास के लिए, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दीजिए। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट दिस इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट रिड ऑफ मास। मास की वैल्यू मास की जगह पुट कर दीजिए। सो लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, यार ये जो मैं साइन डालता हूं ना, ये मैं अपनी तरफ से EQ लिखता हूं ऐसे करके, EQ। पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। सो व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा जी, यहाँ पे देखिएगा VT इज इक्वल टू M की जगह आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट क्लोज G ओवर 6 पाई ईटा आर। अगर आप इस फॉर्मूला को देखिए तो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। लेट्स कैंसिल आर क्यूब विद दिस आर। इस 3 को अगर मैं नीचे ले आऊँ, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, पहले मैं डायरेक्टली करने लगा था, फिर मुझे याद आ गया मेरे बच्चे से ज़्यादा हैं, और ये रो वैसे ही आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर जी ओवर 3 नीचे आके से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 9 3 6 18 पाई ईटा। पाई को पाई से कैंसिल कर दीजिए। नाउ दिस 2 2 4 2 9 18, पाई से कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा VT विल बिकम 2 रो जी ओवर 9 ईटा और 2 रो जी आर स्क्वायर। सो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला ये आ गया जो मैंने आपके सामने लिख दिया। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ये लीजिए, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला मेरे पास आ गया, 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। यहाँ तक हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। एक रिलेशन मैंने यहाँ पर VT प्रोपोर्शनल टू M का करवाया था। आपने ये सारी डेरिवेशन इस लॉन्ग क्वेश्चन में करनी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इन द लॉन्ग क्वेश्चन, आपने कैसे करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, एक्सप्लेनेशन में बताना है कि ड्रॉपलेट गिर रहा है, उस ड्रॉपलेट की ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल है, ज़्यादा नेट फोर्स 0 हो गई, उस ड्रॉपलेट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई। सो जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल होंगे तो वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाला, V को एक तरफ कर दिया, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ ले गए। यहाँ पे एक फार्मूला निकल आया कि VT टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अगर मास ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा, फिर आपने इस मास से जान छुड़वाने के लिए डेंसिटी का इस्तेमाल किया और इन द एंड यू गेट दिस फार्मूला 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। जब आप इस फाइनल फार्मूले में पहुंचे तो आपकी डेरिवेशन कंप्लीट, आपको लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। मगर इसी कॉन्सेप्ट से एक बड़ा अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है। मैं वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करके फिर उसके बाद आगे चलूंगा। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट क्वेश्चन हियर
आई नीड योर अटेंशन वंस अगेन। टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने लगा, गौर कीजिएगा। अब तो गर्मियाँ बड़ी ज़बरदस्त टाइट किस्म की पड़ रही है, जून का महीना चल रहा है, अब तो सर्दियों की बात करो तो बंदा अजीब फील होता है। लेकिन मेरे जहन में एक एग्जांपल है सर्दियों से रिलेटेड, जब बड़ी मज़े की धुंध होती है, औस पड़ती है कि धुंध में अगर आप अपनी कोई चीज़ लेट से बाइक या गाड़ी बाहर छोड़ जाएं, सारी रात बाहर पड़ी रहे, खड़ी रहे, और सुबह आप जाके देखें तो उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स कतरे पड़े होते हैं, वो औस के कतरे पड़े होते हैं, वो कैसे आ गए? हालांकि अगर आप गौर करें तो धुंध में हमें ऐसे फील होता है कि वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दे अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड। ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो हवा में अटके हुए हैं, हवा में रुके हुए हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लग रहा होता कि धुंध में वो छोटे छोटे कतरे शायद ज़मीन पे आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है इट अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर। सो यही सवाल है। सवाल क्या जी? सवाल है, आपके सामने लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई fog droplets appears to be suspended in air। भाई फॉग ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंडेड लटके हुए क्यों महसूस होते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो नीचे नहीं गिर रहे, अटके हुए हैं? क्या ख्याल है, क्या रीज़न है उसकी? अगर आप कभी गौर करें तो फॉग ड्रॉपलेट बहुत छोटे होते हैं। फॉग ड्रॉपलेट्स का साइज़ तकरीबन 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8 मीटर के बराबर है। बहुत छोटे, इंतहाई छोटे, वो नाम के फिंगरप्रिंट्स से भी छोटे साइज़ के होते हैं। सो होता क्या, इतने छोटे ड्रॉपलेट्स का मास बहुत कम होगा। सो यू विल से हेयर, यू विल राइट हेयर कि भाई इतने छोटे फॉग ड्रॉपलेट्स हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ फॉग ड्रॉपलेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब मास ही इनका इतना कम है, दे आर वेरी मच लाइटर, कि इनकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम फील होती है। इनवर्स नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही रिलेशन यहाँ पे लिखा, वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनका मास इतना कम है कि टर्मिनल वेलोसिटी इनकी बहुत कम महसूस होती है, यानी कि ये बहुत कम वेलोसिटी के साथ नीचे आते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि शायद ये हवा में सस्पेंड हो गए, हवा में रुक गए हैं, दे आर नॉट कमिंग डाउन। सो आप इसके जवाब में लिखेंगे क्या? फॉर अ फॉग ड्रॉपलेट द साइज ऑफ फॉग ड्रॉपलेट इज वेरी वेरी स्मॉल। फॉग ड्रॉपलेट का साइज बहुत छोटा है, इंतहाई छोटा साइज है। दैट मीन्स इसका मास बहुत कम है, और मास कम होने की वजह से टर्मिनल वेलोसिटी में और मास में डायरेक्ट रिलेशन है, मास कम टर्मिनल वेलोसिटी का। इसी के साथ साथ अगर आप इस फाइनल इक्वेशन को भी देखें जो भी आपके सामने लिखी हुई है, मिटी नहीं हुई, इक्वेशन नंबर 3 को देखें, जो मैंने आपके सामने भी इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी, इस इक्वेशन 3 को देखें तो यहाँ पे भी एक बड़ा मजे का रिजल्ट है। टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस, रेडियस बोले तो साइज, इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ से एक और बात निकलती है, टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब उन फॉग ड्रॉपलेट्स का साइज मैंने पहले कहा बहुत कम है, तो उनका टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी बहुत कम होगी। सो दो रीजंस, फॉग ड्रॉपलेट्स हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ मास, फॉर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ मास द टर्मिनल वेलोसिटी इज स्मॉल, फॉर अ वेरी स्मॉल साइज, उनका साइज भी बहुत छोटा है, द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी वेरी लो, वेरी स्मॉल। बात समझ में आती है यार बच्चों? यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट में इशू तो नहीं, इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट था। पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको दिखा दी, इसको ज़रा लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। किताबें जो चीज़ें मार्क हो सकती हैं, जो चीज़ें लिखने वाली उन्हें लिख लें, उन्हें ज़ाया ना होने दीजिएगा। सो लेट्स मूव ऑन, आगे की तरफ चलते हैं। लें जी, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं दे आर मच इंटरेस्टिंग। फ्लूइड फ्लो पे बात करनी है। लेट्स टॉक अबाउट फ्लूइड फ्लो। हम बेसिक चीज़ें एक फ्लूइड के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, अब थोड़ा आगे मॉडर्न एडवांस कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, फ्लूइड फ्लो पे, कि भाई फ्लूइड फ्लो किस तरह से करता है, फ्लूइड के फ्लो की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो मैं भी आपको बताता हूँ, ज़रा सुनते चले जाइएगा। फ्लूइड के फ्लो दो किस्म के हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल,
एक वो फ्लो है कि अगर आपने घर में अच्छी कंपनी की, किसी अच्छी कंपनी की टूटी लगवाई है, कोई अच्छे कंपनी का टैप लगवाया, फॉर एग्जांपल मास्टर सैनिटरी, अब मैं नाम नहीं लेता, ऐसे आप कहेंगे मशहूरी कर रहा हूँ, तो आपने किसी अच्छी कंपनी का अगर कोई टैप घर में लगवाया, आप उस टैप को ओपन करेंगे, यू विल सी दैट द वाटर दैट इज फ्लोइंग आउट ऑफ दैट टैप इज़ वेरी रिदमिक। जो पानी उस नलके से फ्लो करके बाहर आ रहा है वो इंतहाई रिदमिक है, एक ही सीध में, एक ही धार में फ्लो करके आ रहा है। अगर आप कभी YouTube के ऊपर सर्च करें दुबई की डांसिंग फाउंटेन्स, तो यू विल सी दैट उन फाउंटेन्स में से जो पानी निकल रहा है वो इंतहाई फ्लो में, रिदम में, इंतहाई पुरसुकून तरीके से निकल रहा है। कोई स्प्लैश प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कहीं पानी बिखर नहीं रहा, एक ही डायरेक्शन में, एक ही वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता चला जा रहा है। सो एक किस्म तो ये हो गई फ्लो की। दूसरी फ्लो की किस्म थोड़ी बेहंगम है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। अच्छा वाला पानी सही फ्लो कर रहा हो, आप उस टूटी के दरमियान में उंगली रख दें, व्हाट यू विल सी, पहले पानी का फ्लो बड़ा सुकून से, पुरसुकून, स्टेडी फ्लो था, पुरसुकून बोले तो स्टेडी फ्लो था। अब जैसे ही आपने उंगल बीच में रखी, अब व्हाट विल हैपन, द फ्लो विल बी सेपरेटेड, कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर, कुछ आपके ऊपर, कुछ पीछे, सारे का सारा पानी स्प्लैश कर गया। दैट इज अनस्टेडी, इर्रेगुलर फ्लो। तो एक तो फ्लो ये है कि जो बिल्कुल बेहंगम है, बेतरतीब है, अजीब सा फ्लो है। सो वन इज अ वेरी स्टेडी फ्लो, रिदम वाला फ्लो, बड़ा पुरसुकून तरीके से फ्लो कर रहा है, और एक बेहंगम है, हर तरफ फैल रहा है, स्प्लैशिंग प्रोड्यूस हो रही है। सो ये दो किस्म के फ्लो होते हैं। अब इनको कहा क्या जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज आर देयर, लें जी कितने फ्लो होते हैं एक फ्लूइड में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोज, वन is called as laminar flow, laminar भी कहते हैं इसको, स्ट्रीमलाइन भी कहते हैं। ये वही फ्लो है कि जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक तरतीब में, एक तमीज़ के साथ, एक सलीके के साथ फ्लो करते चले जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप YouTube के ऊपर डांसिंग फाउंटेन की वीडियो निकालें तो आपको पता चलेगा कि कितने तमीज़ के साथ पानी फ्लो करता है, एक स्टडी, एक प्रॉपर रिदम के अंदर वाटर फ्लो करता है। सो दैट इज लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके बरक्स जो बेहंगम तरीके पानी के फ्लो करने का, दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट, और टर्बुलेंट भी कहते हैं ऐसे, तो दूसरा अनस्टेडी फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कह लें या अनस्टेडी फ्लो कह लें। सो बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। सो लैमिनार के ऊपर थोड़ी सी बात करके फिर आगे अपनी डिस्कशन को लेके चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लैमिनार फ्लो। सो सपोज कर लीजिए ये एक पाइप है, आगे से थोड़ा सा टाइट हो गया, इस पाइप के अंदर तमाम के तमाम फ्लूइड के पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही सीध में, एक ही वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करते चले जा रहे हैं। सो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, कौन सा फ्लो है, दिस फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो। याद रखिए कि जो लाइंस मैंने ड्रॉ की, ये लाइंस, इन्हें फ्लो लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लो लाइंस। अगर तो फ्लो लाइंस के दरमियान फासला एक जितना, सारी फ्लो लाइंस एक दूसरे से सेम फासले में, इसका मतलब ये है फ्लो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार है। अगर आप लैमिनार की डेफिनेशन पढ़ें किताब में, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से मैं ज़रा पढ़ता हूँ। A fluid is said to be streamline. A fluid is said to be streamline or laminar if every particle that passes through a particular point moves along exactly the same path as followed by the particles which had passed through that point earlier. बहुत मुश्किल अंग्रेजी होगा, समझाता हूँ। कहता है कि वो फ्लो उस वक्त स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो बनता है कि जब तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक ही रास्ते को फॉलो करें। मिसाल के तौर पे ये जो पार्टिकल यहाँ से गुजर के गया है, पीछे से आने वाला पार्टिकल भी इसी रास्ते को फॉलो करके जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि पीछे से आने वाला पार्टिकल अपनी मर्जी का कोई रास्ता बना ले। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल इस पॉइंट से गुजर के यहाँ तक पहुँच गया, तो भाई जो पीछे से आने वाला पार्टिकल है वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा। एवरी पार्टिकल विल पास थ्रू एग्जैक्टली द सेम पॉइंट, एग्जैक्टली द सेम पाथ। हर पार्टिकल एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से बाहर निकलेगा। अब जो पार्टिकल्स जो फ्लो होते हुए यहाँ से बाहर निकलेंगे, इंतहाई
तमीज़ और स्टडी वे में बाहर निकलेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा कि जनाब स्प्लैशिंग प्रोड्यूस हो रही हो, पानी के कतरे कुछ जनाब यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। It will not happen there. Every particle will pass through the same point. So this type of flow is called as laminar flow या streamline flow. इसके बरअक्स जो अनस्टेडी फ्लो है, जिसे आप टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, अब वहाँ पे क्या होगा, सपोज कर लें ये स्ट्रीमलाइन फ्लो जा रहा है, दिस इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो, दिस इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो, और अचानक आपने इसके आगे एक हाइडल, एक रुकावट रख दी, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि वो नलका खुला हुआ है और उसके आगे आपने उंगली फंसा दी है, उसके आगे आपने अपनी उंगली रख दी है, हाइडल आ गई, रुकावट आ गई। अब ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल हैपन, स्प्लैशिंग विल बी प्रोड्यूस्ड, पानी बिखरना शुरू हो जाएगा, पानी का सेम पाथ नहीं रहेगा, पानी अपना पाथ चेंज कर देगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, तो देयर विल बी स्प्लैशिंग path, the flow, the path of fluid has been changed. So this is called as turbulent flow. Turbulent flow बोले तो unsteady flow, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ. So that is also called as unsteady flow, unsteady flow of fluid. Got my point बच्चों, बात समझ में आती है? So दो किस्म के फ्लो देख लिए, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो जो एक सीध में एक जैसा फ्लो है, और एक वो जो बिखरा हुआ स्प्लैशिंग वाला जिसमें पानी बिखरता है हर तरफ, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, उसे अनस्टेडी फ्लो भी कहते हैं, इर्रेगुलर फ्लो भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, मैंने भी बताया, उसको स्ट्रीमलाइन भी कहते हैं, स्ट्रीमलाइन के अलावा इसे स्टेडी फ्लो भी कहते हैं, स्टेडी फ्लो के बाद इसे रेगुलर फ्लो है, रेगुलर फ्लो भी कहते हैं, ठीक है जी। सो इट इज़ लैमिनार, इट इज़ स्ट्रीमलाइन, इट इज़ रेगुलर, इट इज़ स्टेडिंग, और ये जो है इसे अनस्टेडी कहते हैं और टर्बुलेंट भी कहते हैं, ठीक है जी, और इर्रेगुलर भी कहते हैं। यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं। ले जी, अगर तो हमने बात कर ली है फ्लो के ऊपर, हमने कहा फ्लो ऑफ फ्लूइड दो किस्म के, तो फिर अगला एक और सवाल, अगर यार फ्लूइड का फ्लो दो किस्म का है ना, तो फिर फ्लूइड की टाइप्स भी दो किस्मों की होंगी। सो अगला सवाल है इसी के ऊपर, अगला सवाल है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अगला सवाल है जी टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कितनी किस्मों के फ्लूइड होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड। बड़ा मशहूर सवाल, गौर से देखिएगा, किताब में सिर्फ एक की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, लेकिन बताता हूँ पूछता कैसे सवाल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड। द फर्स्ट वन इज आइडियल फ्लूइड, जिस तरह हम अपनी किताब में हर चीज़ पहले आइडियल पढ़ते हैं, आइडियल पढ़ने के बाद हम फिर कहते हैं कि भाई नॉन आइडियल भी लेके आओ, हमें नॉन आइडियल भी समझना। सो एक आइडियल फ्लूइड है, एक नॉन आइडियल फ्लूइड है। सो दोनों को ज़रा समझते हैं। किताब के अंदर सिर्फ आइडियल की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, नॉन आइडियल की नहीं लिखी हुई। बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाकई जिनको मैं मशहूर कहता हूँ ना, मैं मुहावरत नहीं कहता, वो वाकई आते हैं तो बार बार कहता होता हूँ। सवाल क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल और नॉन आइडियल फ्लूइड्स के दरमियान फ़र्क बयान करें क्या। अब मज़े की बात है, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, यानी नॉन आइडियल फ्लूइड जो है वो तो कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, वो तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आइडियल फ्लूइड के बारे में बुक में लिखा हुआ है। तो नॉन आइडियल क्या होगा? तो पहले आइडियल समझते हैं, आइडियल होता क्या है, नॉन आइडियल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सो जी तैयार हो जाएं, बात हो गई आइडियल फ्लूइड पे। यहाँ पे लिखा नजर आएगा ना सर, मैं कहीं कोने में तो नहीं चला गया, आ रहा है? सो आइडियल फ्लूइड, लेट्स टॉक अबाउट आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की तीन खसूसियात हैं, आइडियल फ्लूइड की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो ये कि भाई आइडियल फ्लूइड लैमिनार फ्लो करना चाहिए, इसका फ्लो स्टेडी हो, लैमिनार हो। सो पहली प्रॉपर्टी, इट
थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, हम ऊपर लिखते हैं, आगे ले जाते हैं, बल्कि यहाँ पे इसी के ऊपर बात शुरू कर लेते हैं। So we were discussing about ideal fluid, right? So ideal fluid पे बात करने लगे थे कि प्रॉपर्टीज इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इट मस्ट हैव लैमिनार फ्लो, इसका फ्लो लैमिनार होना चाहिए या इसका स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इसकी पहली प्रॉपर्टी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, इट सेकंड प्रॉपर्टी इज इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल ना हो, यानी इसे दबाया ना जा सके, कंप्रेस ना किया जा सके, इसे प्रेस ना किया जा सके। सो इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, इट फ्लो मस्ट बी लैमिनार, और तीसरा जो इसका पॉइंट है दैट इज इट मस्ट बी नॉन विस्कस। जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी आइडियली जीरो होनी चाहिए, उनकी विस्कोसिटी तकरीबन ना होने के बराबर, या यूँ समझ लीजिए उनकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। सो दे मस्ट बी, 3 पॉइंट हो गए, दे मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, दे मस्ट बी नॉन विस्कस, दे मस्ट हैव लैमिनार फ्लो। तो आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन हो गई, तो नॉन आइडियल की खुद बनाओ, किताब में नहीं लिखी हुई, इसकी खुद बनाओ, अभी से बनाओ। कैसे बनाओगे? व्हाट इज मेंट बाय नॉन आइडियल? भाई अगर पहले वाले का फ्लो लैमिनार है तो नॉन आइडियल का क्या होगा? फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो होता है। दूसरी, अगर ये इनकम्प्रेसिबल है तो ये क्या होंगे? कंप्रेसिबल। अगर ये नॉन विस्कस हैं तो ये विस्कस होंगे। अच्छा, विस्कस क्या होता है? जिनकी विस्कोसिटी, नॉन विस्कस बोले तो जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो है, और विस्कस जिनकी विस्कोसिटी होती है, यानी ये बिल्कुल हल्के। जैसे पेट्रोल और पानी के केस में, पानी गाढ़ा है, पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, पेट्रोल की विस्कोसिटी कम है। इतना कम, इतना हल्का, इतना थिन करते चले जाओ कि विस्कोसिटी तकरीबन ज़ीरो हो जाए तो वो आइडियल फ्लूइड बन जाएगा। गॉट इट? तो आपके पास देखो 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे भी हो गए। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी आ गई। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ? चलो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्रूव बाद में करवाऊंगा, एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती क्या है। गॉट इट यार? ये लिख लिया तो फिर मैं मिटा देता हूँ इसको, अगर लिख लिया तो। बस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मुझे आज प्रूव करनी है, बतानी है क्या, प्रूव इंशाल्लाह फिर कभी करूँगा। अभी ज़रा सुनना। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ज़रा समझो होती क्या। देखो, मानो कि ये आपके पास एक पाइप है, इस पाइप में से वाटर फ्लो करके आ रहा है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये उसकी पाइप की थिकनेस है, इसमें से वाटर फ्लो करके आ रहा है। इसका एरिया और वाटर फ्लो करने की स्पीड के ऊपर अब गौर करनी है कि अचानक मैंने इस एरिया के आगे उंगली रख दी, उंगली रखने से एरिया को मैंने कवर कर दिया, एरिया बढ़ा के कम हुआ। पहले एरिया ज़्यादा था, उंगली रखी, एरिया कम हो गया। क्या आप ऐसे करते नहीं? जब आपने पानी की वेलोसिटी बढ़ानी होती है तब आप उस पाइप के आगे उंगली रखते हो, पानी वो आगे तक जाता है, पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही है ना? दैट मीन्स जब एरिया कम किया वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी एरिया और वेलोसिटी दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उंगली हटाई, एरिया बढ़ गया, पानी की वेलोसिटी फिर कमी करके देखिएगा। जैसे ही आप पानी के पाइप के आगे उंगली रखते हैं, पानी के पाइप को छोटा करते हैं, नोज़ल सुराख छोटा करते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है। एरिया कम करते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है। जैसे एरिया बढ़ाते हैं, वेलोसिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स एरिया एंड वेलोसिटी दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा मैं अभी प्रूफ आपको कल करवाऊंगा, सिर्फ आज कॉन्सेप्ट दे के जा रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ
इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है क्या, क्योंकि मेरा मतलब कोशिश ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ चीज़ें समझ में आए। खाली चीज़ें समझना कोई ज़रूरी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आनी चाहिए। सो व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी? एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में होता क्या है, एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो भाईजान क्या ये लिखा जा सकता है, एरिया इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर वेलोसिटी, ये उधर चला जाएगा। तो भाई याद रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इट विल बी अ कांस्टेंट। एरिया और वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं कांस्टेंट आता है। सो एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर वेलोसिटी, वेलोसिटी उधर चली गई। तो याद रखिएगा काम की बात, हमेशा एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है, याद रखिएगा। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है द प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपको मिल जाएगा, जरा लिख लीजिएगा कहीं पे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। It is called as, नीचे लिखा नजर आएगा सर यहाँ पे, it is called as flow rate of fluid, जो वही अशी मानो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको समझा दी। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड एज कांस्टेंट। किसे कहते हैं, कांस्टेंट इज कॉल्ड एज फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। अभी कल बताऊंगा ये कांस्टेंट फ्लो रेट क्या होता है, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। सो इसके ऊपर जो डिस्कशन है इंशाल्लाह वो कल होगी। आज के लिए आप लोगों ने इतना जहन में रखना है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, कब कांस्टेंट है, ये ए वी का प्रोडक्ट आया कहाँ से। सो इंशाल्लाह जानने के लिए देखिए अगली किस्त। सो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ पे अगर कोई सवाल हुआ तो आई विल बी गिविंग योर आंसर्स, आई विल बी गेटिंग योर क्वेश्चंस। आज फिर से 21 जून है, 2 लेक्चर आज हमने रिकॉर्ड किए। तो अगर कोई सवाल हुआ तो इंशाल्लाह आज तो नहीं, मैं मतलब आज देख पाऊँगा। पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में मेरे पास अभी गैप नहीं था, तो आपके पिछले लेक्चर में और आपके लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं भी जाके देखूँगा। और फिर उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज हुए वो इंशाल्लाह जो आपका रिस्पॉन्स डे होगा, जिसमें आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है, जिसमें आपको जवाब दिए जाते हैं, उसमें वो तमाम सवालात को डिस्कस करूँगा। कि थैंक यू सो मच, यहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।